हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, ये स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, जेड ग्रेटर देन एफ, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ए, फिर इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जी, ठीक है, ग्रेटर देन एस लेस देन ई। तो इसमें क्या करना है, जो मेरा जनरली सिंबल होता है वो क्या क्या चीज़ होता है, ग्रेटर देन होता है, फिर लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। मतलब ये दोनों कंडीशन या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। अगर ये अपोजिट इस टाइप का किसी भी में पाया गया, तो जैसे यहाँ से इधर से अगर इस साइड गया और इस तरह का अपोजिट पाया गया, तो वहीं पर मेरा उस स्टेटमेंट को देखना कैंसिल कर देंगे। इस तरह भी अपोजिट होगा तो मेरा क्या होगा, देखना कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यदि ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वैल्यू कौन सा बड़ा होगा, ग्रेटर देन का होगा। अगर ग्रेटर देन है और इक्वल टू है तो वैल्यू किसका बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का है। और सेम लेस देन और लेस देन इक्वल टू के बारे में होगा, तो इसमें वैल्यू किसका बड़ा होगा, लेस देन का। लेस देन इक्वल टू और बराबर होगा तो वैल्यू किसका बराबर होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, लेस देन इक्वल टू का। तो इसमें देखते हैं स्टेटमेंट में कंक्लूजन क्या कहा गया है कि पहला है कि जेड इज लेस देन ए, ये कंक्लूजन है। तो अब देखेंगे कि हम जेड से ए तक जाएंगे। जेड से ए तक में क्या है, जेड से चलना स्टार्ट किया, ए तक गए तो अपोजिट साइन तो नहीं है, अपोजिट साइन तो इस तरह का इन दोनों तरह नहीं है अपोजिट। ये जिस डायरेक्शन में, ये भी उसी डायरेक्शन में है। और इन दोनों में से वैल्यू कौन सा बड़ा होगा, ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, इन दोनों में से कौन होगा, यही दोनों है, तो ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन, जेड इज ग्रेटर देन क्या होगा, ए होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जेड इज लेस देन ए है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा मेरा क्या है कि जी इज लेस देन एफ है। तो अब जी से एफ तक जाएंगे, जी से एफ तक जाएंगे, जी से एफ तक अगर गए तो कहीं भी अपोजिट तो है नहीं, ये यहाँ पर इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। जी से एफ तक जाएंगे तो जी के कंपैरिजन ये क्या है, लेस देन इक्वल टू है और इक्वल टू है, तो वैल्यू किसका बराबर होगा, जब इक्वल टू और लेस देन का सामना होगा, लेस देन इक्वल टू हो और इक्वल टू होगा तो कितना, लेस देन इक्वल टू का वैल्यू ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर चलेंगे तो कैसे करके दिया है कि f इज़ ग्रेटर देन g, यानी g इज़ लेस देन इक्वल टू f, इसको बोल सकते हैं, या f इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू g बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो सिर्फ लेस देन है, इसलिए कंडीशन गलत हो गया। यहाँ साथ में इक्वल टू भी होना चाहिए इस तरह करके, लेकिन यहाँ सिंबल क्या, सिर्फ लेस देन का है, तो यहाँ दोनों गलत हो जाता है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी चुनना होगा, नाइदर वन नॉर टू, न तो पहला सही है न ही दूसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यहाँ पर मेरा 4 पेयर दिया गया है, ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो 18 को 42 हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम देखेंगे कि 18 का अगर दुगुना कर देते हैं तो 36 तक हो जाता है, इसमें 6 ऐड करके हम 42 लाते हैं। इसमें कैसे लाते हैं, एक को दोगुना कर दिए और 4 ऐड कर दिए। इसको कैसे करते हैं, 15 गुने 30 प्लस 4 हो गया 34, दो को समान हो गया। तीसरा भी अगर इसके टाइप का ही होना चाहिए तभी हो जाएगा ये अलग, 7 गुने 2 14 प्लस 4 हो गया 18। यानी ये जो है तीनों में एक टाइप का हम लॉजिक लगाए, ये डिफरेंट लॉजिक लग गया। यानी कि पूछ क्या रहा है कि विषम कौन सा है, तो विषम पहला वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया गया है और पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि यूथ्स आर वेरी एम्बिशियस, युवा बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। दूसरा दिया गया है कि बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या दिया है, युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए, ठीक है। युवाओं को, सही बात है, नहीं पता है कि किस पर विश्वास किया जाए, तभी ना लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तभी जोश होगा, एडिक्शन उन लोग को लगा देते हैं। किसी भी चीज़ का प्रचार अगर देता है तो युवा को वो फॉलो करने लगता है, उनको नहीं पता कि वो उनके लिए सही है कि गलत है। तो ये तभी करते हैं जब उनको पता नहीं होता है, कोई भी उनके पास सटीक जानकारी नहीं होता है, इसलिए पहला वाला जो कंक्लूजन है वो सही होगा। दूसरा क्या है, कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, ठीक है। लक्ष्य से इसलिए भटक रहे हैं
क्योंकि उनको जैसा पहला कंक्लूजन दिया है, विश्वास जो है किस पर किया जाए उनका कोई बेस ही नहीं है, इसलिए वो भटक जाते हैं। क्या उनके लिए सही है गलत है पता ही नहीं चलता। इसलिए दूसरा भी कंक्लूजन मेरा क्या कर रहा है, सही है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि दोनों मेरा कंक्लूजन क्या है, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या चीज़ का है, ये है सर्कुलर अरेंजमेंट का। तो सर्कुलर अरेंजमेंट का दो टाइप का प्रॉब्लम आता है। सर्किल में जब लोग बैठते हैं तो एक तो सेंटर, जो सर्किल का सेंटर होता है, केंद्र होता है, उसके तरफ से मुख करके बैठ सकते हैं। दूसरा सेंटर की बाहर ओर दे सकते हैं। ठीक है, सेंटर की तरफ अगर सभी का फेस रहेगा इस तरह करके, तो इस कंडीशन में अगर लेफ्ट बोलेगा तो किधर जाना है, यानी बाएं बोलेगा तो क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, क्लॉकवाइज जाना है। ये नहीं होगा, ऐसे करके होगा, इस डायरेक्शन में अगर बोले तो क्लॉकवाइज, और अगर इस टाइप से बोला यानी कि राइट डायरेक्शन में दायां तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जब इस टाइप से है और बाहर की ओर लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं तो इसका जस्ट उल्टा ना हो जाएगा। जब भी अगर लेफ्ट अगर चला तो ये लेफ्ट चलने वालों का किधर चलेगा, इसमें लेफ्ट जो चल रहा है इसमें वो राइट चलेगा। घड़ी के दिशा में कौन चलेगा, दाएं वाला चलेगा क्लॉकवाइज, और इसमें कौन चलेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में लेफ्ट वाला चलेगा, बाएं एंटी क्लॉकवाइज। बस यही याद रखना है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 7 लोग जो है सर्कल पे बैठा हुआ है और सातों लोग जो है सभी को किधर देख रहा है, अपने पीठ की साथ बैठे हुए हैं, यानी केंद्र के ओर जो है पीठ किया हुआ है, यानी कि आउटसाइड द टुवर्ड्स द सेंटर, आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, आउटसाइड द सेंटर, केंद्र से बाहर की ओर का क्वेश्चन दिया गया है। यानी ये वाला कॉन्सेप्ट हमको लगाना है कि जब भी राइट चलेगा तो क्लॉकवाइज चलेगा और जब भी लेफ्ट चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले 7 लोग का जगह बना लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग का जगह बना दिए। और सातों कैसे, ऐसे बैठा हुआ है, पीठ की तरफ से बैठा हुआ है, यानी कि केंद्र ये हो गया तो केंद्र की तरफ उसका आदमी लोगों का पीठ है, यानी बाहर की ओर देख रहा है। अब स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे। क्या कह रहा है कि एल पी के ठीक दाएं बैठा है। तो मैं अब यहाँ एल और पी में जो है किसके रिस्पेक्ट में कौन दिया गया, एल पी के ठीक दाएं बैठा है, यानी पी मेरा बेस हो गया, पी कहीं भी बैठा दो। अब देखिए, अगर दाएं चलना है तो इसमें किधर चलेंगे, दाएं घड़ी की दिशा में चलेंगे, और ठीक दाएं मतलब तुरंत बगल में बैठा है, घड़ी की दिशा में तुरंत बगल में बैठा है, यानी कौन, एल बैठा हुआ है ना, तो हो गया। पी से दाएं जाएंगे यानी घड़ी के दिशा में जाएंगे तो एल ठीक बगल में बैठा हुआ है। नेक्स्ट मेरा क्या है कि एम जो है पी का पड़ोसी नहीं है, एम पी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि एम जो है इस जगह पर नहीं होगा, ये मेरा कहा गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखते हैं, ओ एल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ जो है एल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी कि अब यहाँ पर बाएं बोला है, बाएं मतलब क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, और कहाँ पर बैठा हुआ है, तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, कौन, ओ, एल के दाएं तीसरे स्थान पर ओ बैठा हुआ है। नेक्स्ट मेरा क्या है कि Q जो है R और O के बीच में बैठा है, Q कहाँ बैठा है, R और O के बीच में बैठा है, R तो इधर दे नहीं सकते हैं, R यहाँ दे दिए और हो गया Q R और O के बीच में बैठा है। M चूँकि यहाँ नहीं बैठा है तो M कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, और बच कौन गया, यहाँ पर कौन, L है, M है, N है, N तो बैठा नहीं है, N यहाँ पर बैठा दिए। ये मेरा अरेंजमेंट तैयार हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि L के ठीक दाएं कौन बैठा है, L यहाँ है, और अब दाएं लेना है यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में लेना है। ठीक, तो ठीक मतलब तुरंत किसके बारे में, P के बारे में बोल रहा है। L के ठीक दाएं, सॉरी L के ठीक दाएं बोल रहा है, दाएं मतलब घड़ी के दिशा में, ना कि विपरीत दिशा में चलना है। बाएं बोलता तो हम विपरीत दिशा में चलते, ये नहीं चलना है क्योंकि ये बाएं हो जाता, चूँकि ये आउटसाइड सेंटर है इसलिए ये बाएं हो जाता। ठीक है, दाएं किधर होगा, हमको क्या पूछ रहा है, दाएं, तो एल के ठीक दाएं कौन है, इधर चलना है, घड़ी के दिशा में चलना है दाएं के लिए, तो कौन है, एम है। तो एम ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, और 6 लोग जो हैं एक क्या है कि लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। लीनियर मतलब लाइन में बैठे हुए हैं, तो ये मान लेते हैं लाइन है। यहाँ पर तो नॉर्थ और साउथ कोई डायरेक्शन देख नहीं रहा है। अगर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन किसी के बारे में नहीं दिया गया है तो हमेशा हम क्या मानेंगे कि सभी लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। और जब नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, ठीक है। कभी कभी कंडीशन को मिक्स भी दिया जाता है, कुछ क्या बोलता है लेफ्ट मतलब नॉर्थ की तरफ फेस करके भी बैठते हैं और कुछ साउथ डायरेक्शन में फेस करके भी बैठते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया, इसलिए हम क्या मानेंगे कि सभी लोग उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, इसलिए लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्यू जो है दाएं छोर पर है। क्यू कहाँ है, दाएं छोर पर। दायां छोर मतलब ये हो गया, क्यू यहाँ पे है। फिर मेरा क्या दिया गया है कि और टी क्यू के ठीक बाएं बैठा है। ठीक बाएं का अर्थ क्या होता है कि तुरंत बाएं बैठा है। क्यू के तुरंत बाएं बैठा है यानी कि यहाँ पर बैठा है। कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है, ठीक। आगे क्या दिया गया है, पी जो है एस के ठीक बाएं बैठा है। अब देखिए पी और एस के बारे में तो यहाँ नहीं दिया गया, इसलिए जो इस लाइन पे अभी हम नहीं बैठा सकते हैं उसको हम बस लिख लेते हैं। पी बैठा हुआ है इधर, पी जो है एस के ठीक बाएं बैठा है। पी बैठा है एस के ठीक बाएं। एस के ठीक बाएं तो इधर ना होगा, लेफ्ट साइड में। पी और एस ऐसे है। एक स्टेटमेंट ऊपर में छूट गया है कि आर एस के ठीक दाएं बैठा हुआ है। आर जो है एस के ठीक दाएं बैठा हुआ है। चूंकि ये स्टेटमेंट हो गया तो हमको इसके साथ हम कर सकते हैं ठीक दाएं बैठा हुआ है, यानी आर कहाँ, एस के ठीक दाएं मतलब यहाँ बैठा हुआ है। पी एस आर एक लाइन में बैठा गया है, फिर भी यहाँ कोई कॉमन नहीं, इसलिए हम नहीं बैठा सकते इस लाइन पे। आगे देखते हैं, पी जो है एस के ठीक बाएं बैठा हुआ है, ये तो हो गया। फिर क्या कह रहा है, टी जो है क्यू के ठीक बाएं बैठा है, हम बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, ठीक है। इसमें और एक स्टेटमेंट है, ये है कि यू जो है टी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। यू जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक। अब 3 लोग इधर हो गया, 3 लोग इधर हो गया, तो हम 3 को डायरेक्टली यहाँ बैठा सकते हैं ना, तो यहाँ पी एस और आर दे दिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बाएं छोर पर कौन बैठा है, बाएं छोर पर पी बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि एक कक्षा में जिसमें n छात्र हैं, ठीक है, और ये जो सवाल है रैंकिंग का है, और इसमें कह रहा है कि लालू ऊपर से 42वें स्थान पर है। तो लालू जो है ऊपर से कितना है, 42 स्थान पर है लालू, 42। और नीचे से जो है कौन, हामिद, हामिद है, ये कितने स्थान पर है, ये हो गया 19वां स्थान पर है, ठीक है। तो जब मैक्सिमम बच्चा को निकालने कहेगा, 2 कंडीशन होता है, एक मैक्सिमम बच्चा होगा और एक मिनिमम बच्चा होगा। तो मिनिमम अगर निकालने कहता कि मिनिमम क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तब हमको ओवरलैपिंग वाला कंडीशन लगाना होता। ओवरलैपिंग का कंडीशन मतलब ये जो है 42 और ये आपस में क्रॉस कर जाता, ये जो है हामिद जो है लालू को क्रॉस करके ऊपर चला जाता और लालू हामिद को क्रॉस करके इस साइड आ जाता, एक ही बात हुआ दोनों, यानी वो मिनिमम कंडीशन होता है। यहाँ पर कुछ मिनिमम या मैक्सिमम नहीं कह रहा है, तो हम क्या मान के चलेंगे, मैक्सिमम हमको फाइंड करना है। तो मैक्सिमम कैसे होगा, ये 42 पोजीशन यहाँ तक और यहाँ तक 19 नीचे से, और बीच में मेरा कितना दिया गया है, 29 बच्चे बैठे हैं। इससे ज़्यादा कोई मैक्सिमम होगा क्या, नहीं होगा। अगर ओवरलैप कर देंगे तो मिनिमम बच्चा निकलेगा और इस तरह में मैक्सिमम बच्चा निकलेगा जितना बच्चा है क्लास में। तो क्या करना होगा, इसमें सिंपली कुछ नहीं, ऐड कर देना होगा। 42 को ऐड करना होगा, बीच वाले बच्चे को ऐड करना, 19 को ऐड करना होगा। तो कितना हो गया, 9 दूनी 18, 2 20, 2 4 2 6, 7 2 9, यानी बच्चे कितने हैं, 90 हो गया। तो ये मैक्सिमम बच्चा हो गया 90, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट जो है ब्लड रिलेशन का प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है कि ए क्रॉस बी का अर्थ क्या है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, यानी क्रॉस का अर्थ मतलब गुना का अर्थ क्या हो गया, भाई हो गया। दूसरा कह रहा है कि ए माइनस बी का अर्थ क्या हो गया, ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए जो है बी की माता है, तो माइनस का अर्थ माँ हो गया। दूसरा क्या हो गया कि प्लस का अर्थ इसी तरह क्या हो गया, ए प्लस बी का मतलब ए क्या है, फादर है बी का, यानी प्लस का अर्थ पिता है। तो इसमें हमको निकालना है, इक्वेशन दिया है 4, इसमें हमको निकालना है कि एम क्यू का पुत्र है कौन सा होगा, एम जो है पुत्र है क्यू का, ठीक है। एम जो है किसका पुत्र है, क्यू का पुत्र कौन है, एम हो गया, ठीक है। तो अब सभी इक्वेशन में कैसे देखेंगे, हमेशा हम ये क्या करना है कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे, निकालने के एक सटीक तरीका बताते हैं, हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेंगे, सॉरी राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। अब देखिए प्लस का अर्थ क्या हो गया, पिता हो गया, गुना का अर्थ भाई हो गया, तो ये जो है इसका कौन है, पिता है, और पिता का भाई क्या होगा, इस टाइप से चलेंगे, ये कौन हो गया, इसका पिता हो गया, और पिता का भाई कौन हो गया, चाचा हो गया, एम चाचा हो गया। हमको पूछ रहा है क्या कि क्यू का एम कौन लगा, पुत्र लगना चाहिए जहाँ पर, ये जब इसका चाचा हो गया तो क्यू कौन हो गया, इसका भतीजा हो गया, ये तो मेरा नहीं होगा। अब क्या क्यू और एम के बीच में आएंगे, क्यू प्लस एम, आर को इधर छोड़ देंगे क्योंकि क्यू और एम के बीच में रिलेशन निकालना है, तो क्यू और एम के बीच में प्लस का रिलेशन है, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ए प्लस बी का अर्थ क्या हो गया कि ए पिता है बी का, उसी तरह क्यू प्लस एम का मतलब क्यू क्या हो गया, पिता हो गया एम का, क्यू जो हो गया एम का पिता हो गया। जब क्यू एम का पिता हो गया तो एम कौन हो गया, इसका पिता या पुत्री होगा, ठीक है। क्यू एम का पिता हो गया तो एम इसका कौन हो गया, पिता या पुत्री हो, पुत्र या पुत्री हो जाएगा। दो कंडीशन है, पुत्र या तो पुत्र हो गया या पुत्री हो गया। अब कैसे जानेंगे कि मेल होगा फीमेल होगा, तो जिससे हमको रिलेशन निकालना है जिसके साथ, उसके बगल वाले क्या सिंबल को देखेंगे। ये सिंबल किसके लिए है, गुना के लिए, और गुना किसको निर्देशित करता है, मेल वाले जेंडर को, इसलिए एम क्या होगा, मेरा मेल होगा, ठीक है, पुत्री नहीं होगा। अगर ये फीमेल वाला माइनस रहता तब ये पुत्री होता। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं, अगर इसको देखेंगे, ये तो मेरा राइट आंसर हो गया, फिर भी आगे चलते हैं, इसको देखेंगे कि इधर से चलेंगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो Q और R के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी Q भाई हो गया, कौन, Q का भाई कौन हो गया, R हो गया, और R का जो है क्या हो गया, पिता कौन हो गया, M हो गया। Q का भाई हो गया R, R का पिता हो गया M, यानी Q का M कौन हो गया, पिता ही हो गया। ये इसका भाई है और भाई का पिता जो है Q का कौन हो गया, पिता ही हो गया, यानी Q कौन हो गया, बेटा हो गया ना, या बेटी हो गया, यहाँ से भी पुत्र या पुत्री होगा। लेकिन इसके आगे मेरा कोई सिंबल है, इसलिए हमको जानकारी ही नहीं मिलता है कि पुत्र होगा कि पुत्री होगा, इसलिए ये मेरा गलत हो जाएगा। कन्फ्यूजन गलत क्या होगा, इसमें हम सस्पेंस में रह गए, इससे क्लियर नहीं हुआ कि पुत्र होगा कि पुत्री होगा। अगर ऑप्शन में पुत्र या पुत्री दिया रहता तो ये भी मेरा सही हो सकता था, ठीक है। दूसरा, यहाँ तो क्यू है ही नहीं इसलिए गलत होगा, इसलिए सटीक कौन सा हो गया, सटीक इक्वेशन हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये कोडिंग डिकोडिंग का है, और इसमें सिग्नल को जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, सिग्नल को किससे कोड किया गया है, H18 P13 Z15, ठीक है, सिग्नल को ये लिखा गया है। अब आप देखिए कि I को 18 लिख दिया गया है, G को T लिख दिया गया है, ठीक है, S को H लिख दिया गया है, ठीक, यानी कि S को H कब लिखा जाता है, इसका पोजीशन कितना होता है, 19 होता है, और इसका पोजीशन क्या होता है, 8 होता है, इसका पोजीशन कितना होता है, 9 होता है, इसका पोजीशन कितना होता है, 7 होता है, इसका पोजीशन हो गया 14, और इसका पोजीशन 1, और इसका पोजीशन 12। 1 को 26 लिख दिया गया, यानी जस्ट रिवर्स कर दिया गया है, उल्टा, और दोनों का उल्टा और सीधा जो लेटर होगा उसका समेशन कितना, यानी सम कितना, 27 होना चाहिए। कोई भी लेटर मेरा दिया गया है, कोई भी लेटर मेरा जब दिया गया है
तो हमको जस्ट उसका विपरीत लेटर निकालने के लिए 27 से माइनस कर देंगे। यानी ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। तो ये देखिए जेड और ए का जो पोजीशन ऐड करके 27 हो रहा है। उसी तरह 12 जो है 27 में से 12 माइनस कर दिए तो 15 आ गया, यानी इसका जस्ट अपोजिट दिया गया है। तो एक में नंबर लिखेंगे और एक में उसका लेटर को लिख देंगे, ठीक है। उसके पोजीशन को एक में लिख देंगे और एक में लेटर को लिखेंगे, और यहाँ से देखिए अल्टरनेट करके लिखा गया है। तो एस का अपोजिट में क्या हो जाता है, एच हो जाता है, क्योंकि 27 माइनस 19 हो गया 8, तो ये लेटर को लिख दिए। उसके बाद 27 माइनस 9 हो गया 18, तो अब क्या लिख दिए, नंबर को लिख दिए। फिर लेटर को लिखेंगे, 27 माइनस 7 हो गया टी हो गया, यानी अपोजिट को लिखा गया है और एक में अल्टरनेट करके लेटर, फिर उसके बाद उसके पोजीशन, ये भी क्या है, जस्ट अपोजिट है उसका। ये समझ में आ गया। अब इसी बिहाफ पर टारगेट को भी किया गया है और वॉल्यूम को इसी तरह क्या लिखा गया है, वॉल्यूम को क्वेश्चन कैसे बनाना है, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाना है वो शॉर्ट ट्रिक से टाइम बचाने के लिए हम देखेंगे कि ऐसा लेटर चुनेंगे जिससे मेरा डायरेक्टली आंसर निकल जाए। जैसे देखते हैं कि लास्ट वाले को कोड अगर डायरेक्ट कर देते हैं तो सभी ऑप्शन में मेरा 22, 22, 24 और 23 दिया गया है। अगर 22, 22 वाला मेरा नहीं हुआ तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, 24 और 23 में से कोई फंस गया तो पहले इसका ही लास्ट हम निकाल के देखेंगे। इसमें कितना होता है, 5 होता है। 27 में 5 क्या हो गया, 22 हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाले में से दो कोई ऑप्शन होगा। अब देखते हैं ऑप्शन सी और डी तो नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया, सी और डी नहीं होगा। अब क्या, ए और बी में से आंसर होगा। तो अब ऐसा हमको ऑप्शन ए और बी जो दिया गया है उसमें ऐसा हमको चुनना है जो डिफरेंट हो दोनों से। जैसे ए और बी में जो ऑप्शन है, पहले दोनों में क्या है, ई है, फिर उसके बाद 12, 12 है। ये ऑप्शन ए की बात हो रही है और ऑप्शन बी की। फिर नेक्स्ट क्या है मेरा, फिर पी है, फिर ओ है। तो ये दोनों तो सेम हो गया, तो इससे हमको कौन सा आंसर होगा नहीं फाइंड होगा, ठीक है। तो तीसरा वाला को देखेंगे। तीसरा वाला को अगर जैसे देखें तो एल क्या हो गया, एल 12 नंबर पे है और उसका जस्ट अपोजिट लेटर ओ हो गया, तो ओ किस में, दूसरा वाला हो गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर दे सकते हैं, तुरंत दे देंगे। और अगर ऐसे देखना चाहें तो बी का अपोजिट ई हो गया, ओ का अपोजिट अगर निकालेंगे तो एल होता है और यहाँ नंबर लिखना है तो एल का कितना होता है, 12 नंबर पे है। अल्टरनेट करके अपोजिट निकाल देना है, एक में नंबर लिख देना है और एक में क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, ठीक है।